नमस्कार, मैं हूं खुशबू पांडे। स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में, जिसमें हम बात करेंगे सत्ता के सिंहासन से लेकर जनता के सरोकार तक। साथ ही हम आपको बताएंगे प्रदेश सरकार की हर उस योजना के बारे में जिनका सीधा संबंध हरियाणा के जनता से। योजनाएं प्रदेश के विकास को नई गति प्रदान करेंगी और हरियाणा की जनता का चहुमुखी विकास भी करेंगी, ताकि प्रदेश की जनता तरक्की की राह पर आगे बढ़े और हरियाणा प्रदेश निरंतरोन्नति की नई ऊंचाइयों को छूता हुआ प्रगतिशील रहे। तो अगले 30 मिनट तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए जनता सरकार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबा का आज सुबह करीब 3:30 बजे निधन हो गया। हीराबा 100 साल की थी। हीराबा ने अहमदाबाद के ईवन मेहता अस्पताल में अंतिम सांस ली, जिसके बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माता हीराबेन मोदी जी के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपनी ओर से और हरियाणा सरकार की तरफ से हीराबेन मोदी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने परमात्मा से पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने की प्रार्थना की। मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिस माँ ने देशभक्त और एक इस प्रकार से समर्पित व्यक्तित्व जो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको जन्म दिया। 100 साल की आयु माँ की हुई और माँ की प्रेरणा से ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस लगन से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, दुनिया में एक नाम कर रहे हैं। वास्तव में इस माँ की ही कृपा से ये सब संभव हो पाया है। किस प्रकार जैसे इस परिवार का जो एक गरीबी के समय में नरेंद्र मोदी जी और सारे परिवार का पालन पोषण उस माँ ने किया, वास्तव में ही बहुत ही सराहनीय है। और मैं आज इस घड़ी पर अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से माँ के चरणों में श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने चरणों में स्थान दे। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 100 वर्षों का कर्म योगी और तपस्वी जीवन भगवान के चरणों में समर्पित करने वाली हीराबेन मोदी को नमन करते हुए कहा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा, मैं उस माँ को नमन करता हूँ जिन्होंने देशभक्त और देश को समर्पित प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को जन्म दिया। गरीबी में जिस तरह से उन्होंने परिवार का पालन पोषण किया वह सराहनीय है। उनकी प्रेरणा से ही मोदी जी आज देश को आगे बढ़ा रहे हैं। मां को श्रद्धांजलि। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि गरीबी में जिस तरह से प्रधानमंत्री और उनके परिवार का पालन पोषण उनकी माता जी ने किया, वो प्रेरणादायक है। हीराबेन मोदी जी सादगी का प्रतीक थी। उनका संघर्षमय और सदाचारी जीवन सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नम आंखों से हीराबेन मोदी जी को याद करते हुए कहा कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में मां का विशेष स्थान होता है। मां की मृत्यु जीवन में ऐसा खालीपन छोड़ जाती है जिसे भरना असंभव है। उन्हें मेरी भावभीनी श्रद्धांजलि। परमात्मा पुण्यात्मा को अपनी श्री चरणों में स्थान दे। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार हरियाणा और हरियाणा वासियों के हित में फैसले लेते रहते हैं, जिनका फायदा हरियाणा के नागरिकों को मिलता रहा है। पिछले 8 सालों में मनोहर नीतियों और योजनाओं से हरियाणा के विकास को गति मिली है, तो प्रदेश अग्रणी राज्यों में भी स्थान बना चुका है। बीते 1 साल यानी साल 2022 में मुख्यमंत्री के 5 बड़े फैसले ने हरियाणा के विकास को नई गति और ऊर्जा देने का काम किया है, जिससे हरियाणा प्रगति और उन्नति के पथ पर आगे बढ़ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है। यूं तो जब से मुख्यमंत्री ने हरियाणा की कमान संभाली, तब से ही लगातार हरियाणा के हित में फैसले लेते रहते हैं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने हरियाणा के विकास को गति देने के लिए साल 2022 में कई मनोहर फैसले लिए हैं। इन्हीं फैसलों में से एक है परिवार पहचान पत्र योजना। तो वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने परिवार पहचान पत्र योजना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना से प्रदेश के सभी नागरिकों का सामान्य विकास हो रहा है।
देखिए, परिवार पहचान पत्र का लाभ जितना अब जनता को हो रहा है, सबने स्वीकार किया कि ये चीज ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं त्रुटियां उसमें हो सकती हैं, क्योंकि वो इंडिविजुअल को पहचान करने का एक पैमाना है कि एक सिटीजन का एक नंबर आईडी होनी चाहिए ताकि उसका पता लगे ये ठीक व्यक्ति है। लेकिन हमारे समाज में व्यक्ति जो है वो इकाई नहीं हो सकता, परिवार एक इकाई है, क्योंकि एक परिवार में 1 या 2 व्यक्ति कमाने वाले हैं, 4 या 6 उसके ऊपर निर्भर होते हैं, तो परिवार की देखरेख करनी पड़ती है। परिवार को एक आईडी दे करके उस परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें रोगी है उसका इलाज होना चाहिए, उसमें बुजुर्ग है उसकी भी सोशल एक प्रकार से उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो एक परिवार के अंदर सारी चीजों की आवश्यकता होगी। तो परिवार पहचान पत्र का ये कंसेप्ट, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। विरोध करने वाले भी आज खामोश हो गए हैं। बल्कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को सारे प्रदेश लागू करें। सब अध्ययन कर रहे हैं। अभी पीछे महाराष्ट्र के लोग आए थे, मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई, हमारे अधिकारियों के साथ सब लोग जा रहे हैं। और अभी मैं जम्मू कश्मीर में गया तो उन्होंने इस विषय को समझा, और मैं आपकी जानकारी के दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर ने तो परिवार पहचान पत्र लागू कर दिया। उनका हम भी परिवार का एक आईडी देंगे ताकि परिवार के लिए ये सब किया जाए। और परिवार के इस प्रकार के सिस्टम से ही बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक होने लगी पीपीपी के कारण से। जैसे ओल्ड एज पेंशन 60 साल का होने के बाद पहले लोग धक्के खाते थे, लेकिन वो नई बनाने के लिए भी अब किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, कोई दस्तावेज लेकर के दफ्तर में नहीं घूमना पड़ता, कोई धक्के नहीं खाने पड़ते। 60 साल होते ही अगले महीने से उसको पेंशन उसके घर में मिलनी शुरू हो जाती है। और ये लगभग 4000 अभी इन महीनों में ही, थोड़े महीने हुए हमने लागू कर दिया। अब ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। लोग खुश होकर बताते हैं मैं तो दफ्तर गया ही नहीं, मेरी पेंशन आ गई है। केवल उसका साइन कराने के लिए कंसेंट लेटर के ऊपर साइन करा। राशन कार्ड, जो ये शिकायत रहती थी हमारे पीले कार्ड नहीं बने, हमारा बीपीएल का कार्ड नहीं बना, वो भी 1,80,000 से ऊपर ऑटोमेटिक कार्ड बनेंगे। 2 जिलों में पायलट हो चुका है, कुरुक्षेत्र में सिरसा में लगभग 80,000 नए कार्ड बने हैं। ये ऑटो होगा। 1,80,000 की जिसकी लिमिट है उसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो फिजिकली कार्ड की भी जरूरत नहीं है, उसका तो केवल उसने परिवार पहचान पत्र बनाना है, बताना है। डिपो होल्डर ने देख लेना कि हाँ 1,80 से नीचे इसका नाम है, तो उसको राशन अपना दे देगा। कोई कठिनाई, उसको कहीं फिजिकल कार्ड नहीं ले जाना, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली 1 जनवरी से सब शुरू होने वाला है। इसके अनाउंसमेंट में कुछ समय के बाद करने वाला हूं कि जो भी बुजुर्ग है उसकी पति पत्नी की आय, कपल की आय यदि 2 लाख से ऊपर है तो वो इस ओल्ड एज पेंशन का हकदार नहीं है। लेकिन पिछले कभी भी सरकारों ने, और हमने भी पिछले 5-6 साल में कभी बहुत ध्यान किया नहीं, क्योंकि उस समय तक हमारे पास भी कोई प्रमाण थे नहीं। ये तो परिवार पहचान पत्र बनने के बाद पता लगा कि 4 लाख रुपया साल का कमाने वाला भी पेंशन ले रहा है, 4.5 भी, 5 भी, 3.5 भी। तो 3.5 लाख से ऊपर के परिवारों की अभी पेंशन हमने काटी है, 30-35 हजार पेंशन कटी है। ये जो शोर मचता कि 2 लाख कुछ कट गई है, 2 लाख परिवार तो हर साल में नॉर्मली पहले भी कटते थे, आज भी ड्यू टू डेथ। साल 2022 में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अंत्योदय योजना के तहत प्रदेश के नागरिकों को कई मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई, जिससे प्रदेशवासी खुशहाल और समृद्ध होते जा रहे हैं और देश के अग्रणी राज्यों में हरियाणा का पहचान भी बनता जा रहा है। आज मनोहर सरकार के नेतृत्व में हरियाणा का चहुमुखी विकास हो रहा है। प्रदेश और प्रदेशवासियों को मनोहर नीतियों का सीधा लाभ हो रहा है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जनता के बीच चला रही योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी दी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि अंत्योदय योजना का सबको लाभ मिल रहा है और चिरायु योजना का लाभ 28 लाख परिवारों तक पहुंच रहा है। कोई भी योजना जो हमारी शुरू होती है वो किसी साल को या किसी चुनाव को रख के कभी नहीं बनाता मैं। मेरे सामने होता है जनहित लोकहित। जनहित लोकहित ये सबसे बड़ा लक्ष्य है मेरा। और इसमें जब हमको ये ध्यान में आया कि प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की है आयुष्मान भारत की। आयुष्मान भारत में जो SCCC डाटा, सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डाटा 2011 में जो बना था, उसके आधार पर वो योजना लागू की है सारे देश में। उस बात को 11 साल हो गए उस डाटा को इकट्ठे किए हुए। समाज में निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। परिवारों की आय कम हो ज्यादा हो ये बदल होती रहती है। उसमें भी जो बीपीएल की लिमिट थी वो 1,20,000 रुपया प्रति परिवार प्रति वर्ष की आय थी। आज सिनेरियो बदल गया है लोगों की, यानी एक प्रकार से इन जनरल भी जैसे आर्थिक स्थिति प्रदेश की होती है उस हिसाब से बदलती है। आज हमको लगता है कि वो उस डाटा के परिवार 15.5 लाख परिवार उस समय सूची में थे
जब हमने गोल्डन कार्ड देने शुरू किए तो वो परिवार ही 9 लाख हमको मिले, बाकी 6 लाख परिवार या तो कहीं कई बार ऐसे गरीबी के परिवार होते हैं वो कहीं शिफ्ट कर जाते हैं, बाहर प्रदेशों के परिवार होते हैं, या उनकी आय लिमिट ऊपर हो जाती है, वो खुद भी कार्ड बनवाने के लिए आते नहीं हैं, तो ऐसे मात्र 9 लाख परिवार। जब हमने इनकम बेस्ड सारा ये डाटा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से इकट्ठा किया तो हमने उस आय लिमिट को 1,80,000 किया और वो बन गया 28 लाख परिवार, 28,89,000, टू बी मोर स्पेसिफिक, 28,89,000 परिवार हो गए। अब हमको लगा कि ये सारे परिवार उसमें जोड़ने चाहिए, तो केंद्र ने तो हमको मैक्सिमम लिमिट दी हुई 15.5 लाख परिवार की, हमने उसको 28,89,000 किया है, तो 13,89,000 परिवारों को अतिरिक्त प्रदेश सरकार की ओर से 5 लाख का स्वास्थ्य का बीमा करने के लिए योजना बनाई। उस योजना का नाम है चिरायु हरियाणा, एक्सटेंशन ऑफ आयुष्मान भारत। आयुष्मान भारत में केंद्र सरकार का योगदान रहता है 60% का, 40% प्रदेश सरकार देती है, लेकिन 15 लाख से ऊपर, 15.5 लाख से ऊपर जो 13 लाख ये परिवार हैं, इनका पूरा पैसा प्रदेश सरकार खर्च करेगी और इस पर हमारा लगभग 500 करोड़ रुपया साल का ये हमारा खर्च होगा। अब ये टारगेट है गरीब आदमी को उसके इलाज पर पैसा न खर्च ना करना पड़े, ये टारगेट वो है। हरियाणा को स्वस्थ बनाने के लिए मुख्यमंत्री लगातार मनोहर नीतियों और योजनाओं पर काम कर रहे हैं और इसका फायदा नागरिकों को मिल भी रहा है। इसके साथ ही मनोहर सरकार उन नीतियों पर भी काम कर रही है जिससे कि नागरिकों को बीमार होने से पहले ही सचेत किया जा सके। इसके लिए हरियाणा सरकार मनोहर नीतियों के साथ निरोगी हरियाणा योजना पर भी काम कर रही है, जिसके तहत करीब 50,000 लोगों के स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड भी बनाए जा चुके हैं, जिसका लाभ हरियाणा वासी उठा रहे हैं। कि व्यक्ति बीमार होने के बाद अपने चिकित्सा के लिए, अपने इलाज के लिए वो इन योजनाओं का लाभ उठाता है, वो चाहे आयुष्मान भारत है अथवा चिरायु हरियाणा है। लेकिन हम इस ओर भी आगे बढ़ रहे हैं कि आखिर व्यक्ति अस्वस्थ क्यों होता है, बीमार क्यों होता है, वो रोग न लगे, निरोगी रहे, तो इस नाते से एक योजना निरोगी हरियाणा ये भी हमने चलाई है। इस निरोगी हरियाणा में स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये भी हर एक नागरिक का हो, तो इस काम को अभी आदरणीय अपनी महामहिम राष्ट्रपति महोदया जब यह 29 नवंबर को आई थी, उनके हाथों से इस योजना का शुभारंभ हमने कराया था। वर्तमान में 32 ऐसे केंद्र हैं जहां पर प्रतिदिन और ये सर्वेक्षण, स्वास्थ्य सर्वेक्षण ये किया जा रहा है। लगभग 50,000 लोगों का स्वास्थ्य सर्वेक्षण कार्ड इनके बन गए हैं। अगले आने वाले समय में ऐसे केंद्रों की संख्या लगभग 2,000 हो जाएगी और 2,000 सर्वेक्षण केंद्रों पर हर एक नागरिक का स्वास्थ्य सर्वेक्षण होगा। इसको भी एक डाटा उसका ये रखा जाएगा ताकि अगर कहीं इलाज के लिए अथवा कहीं अस्पताल में जाने की आवश्यकता पड़े तो ये सारे सर्वेक्षण की रिपोर्ट किसी भी डॉक्टर को तुरंत उपलब्ध हो जाए। जितने भी 1,80,000 तक के परिवार यानी आय के परिवार हैं, ऐसे सब परिवारों का 1.25 करोड़ जनता का ये जो स्वास्थ्य सर्वेक्षण का काम अगले वर्ष के अंदर पूरा होगा और ये बार बार होता रहेगा ताकि किसी भी व्यक्ति का हर वर्ष के बाद जो भी उसकी बदलाव होते हैं शारीरिक स्थिति में, वो बदलाव भी उसके कारण से जानकारी मिल जाए और ये व्यक्ति बीमार न हो, उसकी पूर्व चिकित्सा या चिकित्सा से पूर्व उसको जो सावधानियां बरतनी हैं ये भी हमारे डॉक्टर बंधु ये सब उनको बता सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा अभियान निरोगी हरियाणा का भी हम ये लेने जा रहे हैं ताकि व्यक्ति बीमार न हो, स्वस्थ रहे, ये उसके पीछे का एक भाव है। ऐसे ही हमने प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर वेलनेस सेंटर्स की भी योजना बनाई है। वेलनेस सेंटर्स में गांव-गांव में 2 एकड़ के एक एरिया में वहां पार्क कम व्यायामशाला, योग आदि का एक व्यवस्था और आयुर्वेद का एक छोटा अस्पताल, उसके माध्यम से लोगों का खान पान की व्यवस्था ठीक हो, लोगों को योग की एक अभ्यास कराया जाए और उनके शारीरिक व्यायाम की स्थिति भी उसकी अगर कराते हैं तो लोगों को निरोगी रहने के लिए एक अवसर मिलेगा। इसलिए ये वेलनेस सेंटर्स भी लगभग 1,000 गांव में ये बनाने की हमारी योजना चल रही है। 600 स्थानों पर इस प्रकार की एक पार्क कम व्यायामशालाओं का निर्माण हो चुका है। इस गति को भी आगे बढ़ा करके वहां हमने योग शिक्षक, योग सहायक ऐसी नियुक्ति भी कर दी है। तो ये भी बहुत बड़ा काम है जिससे हमारा जो शारीरिक स्थिति है हमारे खान पान के कारण से, हमारे व्यायाम के कारण से, योग के कारण से हमारी स्थिति अच्छी बनी रहे, व्यक्ति निरोगी रहे।
इसकी भी योजना हमने बनाई है। मनोहर सरकार ने अंत्योदय की भावना से टीचर ट्रांसफर के लिए एक सिस्टम बनाई जिससे अध्यापक खुश नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने स्कूलों में डबल डेस्क की सुविधा करने की योजना बनाई ताकि प्रदेश के बच्चों का विकास हो सके और बच्चे अपने भविष्य उज्जवल बनाने में कामयाब हो पाए। अध्ययन करने के बाद अभी नहीं बल्कि बहुत पहले से मैं इन विषयों के ऊपर अपना विचार विमर्श करते हुए अपना मन बनाए हुए था। 1996 से लेकर के 99 तक हमारी सरकार यानी हम पार्टनरशिप में थे चौधरी बंसलाल जी की सरकार में। उस समय में मैंने ये कहा था कि जो इतनी भीड़ आती है अध्यापकों की, क्योंकि शिक्षा मंत्री रामविलास शर्मा थे, हमारी पार्टी से थे, मैं देखता था कि वहाँ बरामदे में उनके कमरे में भीड़ लगी रहती थी और क्या ट्रांसफर कराना है। अब 80,000 अध्यापक हैं हमारे, 80,000 अध्यापकों में से 2-4 हज़ार भी इस चक्कर में रहे तो ऐसा लगता है सारा बिल्डिंग भर गई। हमने उस समय कहा कोई सिस्टम बनाइए और सिस्टम बनाएंगे तो ये सारी भीड़ की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने कहा क्या सिस्टम? मैंने एक ट्रांसफर पॉलिसी की चर्चा उस समय भी की थी, लेकिन उस समय बहुत लोगों को अपील नहीं की वो। फिर मैंने हिमाचल में भी जाके कहा कि इलेक्ट्रॉनिकली हमको एक सिस्टम बनाना चाहिए, आईटी का ज़माना है। और मैं संयोग से नरेंद्र मोदी जी के उनके सहयोग से, उनके आशीर्वाद से, उनकी प्रेरणा से आईटी में 1996 से ही इन चीज़ों में बहुत आगे बढ़ गया था। हिमाचल में धूमल जी की सरकार थी, मैंने उनके सामने भी रखा, उन्होंने कहा कि भाई शिक्षा मंत्री और उनसे बात कर लीजिए। उन लोगों ने भी माना नहीं, लेकिन अल्टीमेटली जब 2014-15 में मैंने इस विषय को शुरू किया तो मैंने इसको लागू करने के लिए अपने शिक्षा मंत्री जो कहा उन्होंने तुरंत मान लिया कि हाँ ठीक है अब इसको लागू कर सकते हैं। रामविलास जी थे उस समय भी, लेकिन उस समय चूँकि मेरा रोल दूसरा था तो मैंने स्वयं पॉलिसी बना करके अधिकारियों को, आईटी के लोगों को बुला करके वो पॉलिसी बनवाई, लागू हुई। पहले साल में 93% पीपल यानी टीचर्स दे वर सेटिस्फाइड कि उनको पहला, दूसरा, तीसरा ऑप्शन का स्थान मिल गया, जिसको जहाँ चाहिए था वहाँ मिल गया। केवल 6-7% लोग जो स्पार्शी लोग होते थे, बार बार बहुत घर के नज़दीक, शहर के अंदर वो नौकरियां करना चाहते थे, केवल उन्हीं को डिससेटिस्फेक्शन थी। इसको धीरे धीरे हमने लागू कर दिया बाकी चीज़ों में भी। जब ये सफलतापूर्वक आगे बढ़ गया तब हमको ध्यान में आया कि आईटी के माध्यम से हम ह्यूमन इंटरफेस के बिना बहुत अच्छे रिजल्ट्स ले सकते हैं। फिर हमने ई दिशा केंद्र हैं, केंद्र सरकार की ओर से भी ये सारे विषय आने लगे, CSCs हैं, VLEs हैं, और हर चीज़ को एक इलेक्ट्रॉनिकली या जिसको करना चाहिए डिजिटलाइजेशन का काम जैसे जैसे बढ़ा तो बहुत सरल हो गया कि सारी चीज़ें आसानी से आगे बढ़ गई। हमें ध्यान में आया कि इसमें से एक रोग जो समाज में बहुत भयंकर है वो है करप्शन का। करप्शन भी इसमें काफ़ी कम हुई, क्योंकि ह्यूमन इंटरफेस में ही कई तरह के, सब तरह के लोग होते हैं, अच्छे लोग भी हैं, मध्यम दर्जे के भी हैं और बहुत ऐसे घटिया दर्जे के भी हैं कि जो हर अपनी कलम के अंदर जो उनके ताकत है उसको एनकैश करने के लिए करप्शन का धंधा वो करते रहे हैं। इन चीज़ों पर भी रोक लगी और काम में स्पीड आई। ई फाइलिंग का हमने सिस्टम शुरू किया। अब जो फाइल जिसको कहते हैं ना, सरकार की फाइल सरक सरक कर चलती है, अब वो बिना टाइम लगाए वो फाइल यहाँ से दबाई वहां पहुंच गई, वहां से दबाई वहां पहुंच गई, इधर से उधर क्लिक से ही चली गई और वहां अपना फटाफट जो कुछ उन्होंने उसके बाद फाइल में रिकमेंडेशन करनी है, अप्रूव करनी है, जो कुछ करना वहां से उठी वहां चली गई। तो इसलिए टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, फास्ट है, करप्शन यानी नहीं है, पेपरलेस है, यानी हैसल फ्री सिस्टम ये आईटी का बहुत चीजों में लागू कर दिया। इतना ही नहीं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा प्रति व्यक्ति आय के मामले में न केवल बड़े राज्यों में शामिल बल्कि प्रति व्यक्ति आय के मामले में भी नंबर 1 पर है। इतना ही नहीं, वित्त प्रबंधन बेहतर होने के कारण हरियाणा बजट घाटे को नियंत्रित करने में भी सफल हो सका है। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने योजनाओं के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि जनता के दरवाजे पर योजनाएं पहुंच रही है। देखिए, परिवार पहचान पत्र का लाभ जितना जनता को हो रहा है, सबने स्वीकार किया कि ये चीज ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं त्रुटियां उसमें हो सकती हैं, क्योंकि आखिर तो सारे सिस्टम में आपका तो बड़ा विजन था कि आधार के आगे की ये वही आधार है, वो इंडिविजुअल को पहचान करने का एक पैमाना है कि एक सिटीजन का एक नंबर आईडी होनी चाहिए ताकि उसका पता लगे ये ठीक व्यक्ति है। लेकिन हमारे समाज में व्यक्ति जो है वो इकाई नहीं हो सकता, परिवार एक इकाई है, क्योंकि एक परिवार में 1 या 2 व्यक्ति कमाने वाले हैं, 4 या 6 उसके ऊपर निर्भर
होते हैं तो परिवार की देखरेख करनी पड़ती है। परिवार को एक आईडी दे करके उस परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसमें बच्चे भी हैं, उनकी पढ़ाई होनी चाहिए, उसमें रोगी है उसका इलाज होना चाहिए, उसमें बुजुर्ग है उसकी भी सोशल एक प्रकार से उसकी सिक्योरिटी होनी चाहिए, जो बेरोजगार है उसको रोजगार मिलना चाहिए। तो एक परिवार के अंदर सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो परिवार पहचान पत्र का ये कंसेप्ट, ये एक अच्छा कंसेप्ट है। विरोध करने वाले भी आज खामोश हो गए हैं। बल्कि इस योजना को प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि हरियाणा की परिवार पहचान पत्र योजना को सारे प्रदेश लागू करें। सब अध्ययन कर रहे हैं। अभी पीछे महाराष्ट्र के लोग आए थे, मेरे साथ उनकी मीटिंग हुई, हमारे अधिकारियों के साथ सब लोग जा रहे हैं। और अभी मैं जम्मू कश्मीर में गया तो उन्होंने इस विषय को समझा और मैं आपकी जानकारी के दे रहा हूं कि जम्मू कश्मीर ने तो परिवार पहचान पत्र लागू कर दिया। उनका हम भी परिवार का एक आईडी देंगे ताकि परिवार के लिए ये सब किया जाए। और परिवार के इस प्रकार के सिस्टम से ही बहुत सी चीजें ऑटोमेटिक होने लगी पीपीपी के कारण से। जैसे ओल्ड एज पेंशन 60 साल का होने के बाद पहले लोग धक्के खाते थे। अब काटने की बात एक तरफ है, वो भी मैं आपको बताऊंगा क्यों काटी गई है, लेकिन वो नई बनाने के लिए भी अब किसी को कोई एप्लीकेशन नहीं देनी पड़ती, कोई दस्तावेज लेकर के दफ्तर में नहीं घूमना पड़ता, कोई धक्के नहीं खाने पड़ते। 60 साल होते ही अगले महीने से उसको पेंशन उसके घर में मिलनी शुरू हो जाती है। और ये लगभग 4000 अभी इन महीनों में ही, थोड़े महीने हुए हमने लागू कर दिया। अब ऑटोमेटिक पेंशन बनी है। लोग खुश होकर बताते हैं मैं तो दफ्तर गया ही नहीं, मेरी पेंशन आ गई है। केवल उसका साइन कराने के लिए कंसेंट लेटर के ऊपर साइन कराते हैं कि आपको पेंशन चाहिए कि लोगों की कट कैसे गई? वो बताता हूँ। उसके बाद दूसरा विषय पहले करता हूँ मैं, राशन कार्ड। जो ये शिकायत रहती थी हमारे पीले कार्ड नहीं बने, हमारा बीपीएल का कार्ड नहीं बना, वो भी 1,80,000 से ऊपर ऑटोमेटिक कार्ड बनेंगे। 2 जिलों में पायलट हो चुका है, कुरुक्षेत्र में सिरसा में लगभग 80,000 नए कार्ड बने हैं। ये ऑटो होगा? ऑटो होगा। 1,80,000 की जिसकी लिमिट है उसी को कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और अब तो फिजिकली कार्ड की भी जरूरत नहीं है, उसका तो केवल उसने परिवार पहचान पत्र बनाना है, बताना है। डिपो होल्डर ने देख लेना कि हाँ 180 से नीचे इसका नाम है, तो उसको वो राशन अपना दे देगा। कोई कठिनाई, उसको कहीं फिजिकल कार्ड नहीं ले जाना, कुछ नहीं करना। ऑटोमेटिकली 1 जनवरी से सब शुरू होने वाला है। इसके अनाउंसमेंट में कुछ समय के बाद करने वाला हूं, लेकिन 1 जनवरी से कोशिश हमारी यही है कि हर एक 180 से नीचे के परिवार का, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात मैं कह रहा हूँ, छोटी नहीं है। 1,80,000 रुपए से सालाना इनकम जिस परिवार की कम है उसका बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिकली वो उसमें दर्ज हो जाएगा। हरियाणा प्रदेश ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में कई उपलब्धियां हासिल की। मनोहर नीतियों के कारण ही हरियाणा प्रगति की राह पर आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आज नागरिकों को सभी सुविधाएं आसानी से मुहैया हो पा रही हैं। अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति को भी बिना किसी रुकावट और अड़चन के सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। और इसी कारण आज हरियाणा के कदम 21वीं सदी के सबसे विकसित और समृद्ध प्रदेश बनने की ओर है। स्पेशल डेस्क जनता टीवी। हरियाणा की मनोहर सरकार प्रदेशवासियों को लाभ देने के लिए कई योजनाओं के साथ साथ कई बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार ने शहरी क्षेत्रों में पेंडिंग संपत्ति को जमा करवाने पर ब्याज में छूट दे रही है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। शहरी क्षेत्र में पेंडिंग संपत्ति कर जमा करवाने पर मनोहर सरकार छूट दे रही है। 31 दिसंबर 2022 तक भुगतान पर 100% की छूट है, तो वहीं 31 जनवरी 2023 तक भुगतान पर 50% की छूट है। हरियाणा सरकार निरंतर प्रदेश के बच्चों के लिए कई बड़े फैसले ले रही है। इसी कड़ी में हरियाणा के स्कूलों में 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक शीतकालीन अवकाश का घोषित किया गया है। ग्राफिक्स के जरिए समझेंगे। हरियाणा के स्कूलों में शीतकालीन अवकाश घोषित किया गया है। 1 जनवरी से 15 जनवरी 2023 तक ऑनलाइन पढ़ाई करेंगे गैर बोर्ड कक्षाओं के बच्चे। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 10वीं 12वीं के फिजिकल क्लास लगेंगी, तो वहीं गैर बोर्ड विद्यार्थियों के लिए धार्मिक स्थल पर सुबह बिस्तर छोड़कर पढ़ने की अपील भी की जाएगी। तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल का विजेता कौन है। तो बात नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि कल का हमारा सवाल क्या था और कौन है इसका विजेता। कल का हमारा सवाल था हरियाणा पराली प्रोत्साहन योजना कब शुरू की गई थी। इसका सही जवाब है डी, अक्टूबर 2021।
ढेरों जवाब आए, लेकिन आज के हमारे विजेता हैं जिंद से प्रवीण राणा। प्रवीण, आपको बहुत बहुत बधाई। तो फिर पूछेंगे आज का सवाल, देखते रहिए जनता टीवी। तो वक्त हो गया है आज के सवाल का, तो चलिए अब जान लेते हैं कि आज के सवाल में क्या कुछ है। हर रोज की तरह हाजिर हूं आज का सवाल लेकर। जैसा कि आप जानते हैं, हर रोज एक नया सवाल पूछते हैं और सही जवाब देने वाले के नाम और तस्वीर अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाते हैं, साथ ही उसको उपहार भी देते हैं। तो चलिए हम नजर डालते हैं आज के सवाल पर। जल क्रांति अभियान योजना कब शुरू की गई थी? ए 5 जून 2015, बी 5 जून 2016, सी 5 जून 2018, डी 5 जून 2014। तो दीजिए सही जवाब और बनिए विजेता। तो इस खास कार्यक्रम के जरिए हमारा मुख्य उद्देश्य है हरियाणा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी और उसका लाभ प्रदेश के हर एक नागरिक तक पहुंचाना है, क्योंकि जब प्रदेश का हर एक नागरिक समृद्ध और खुशहाल होगा तभी प्रदेश विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा। हमारे खास कार्यक्रम जनता सरकार में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।